नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीडीपी एक्सपर्ट बैच के अंदर। और इस टॉपिक का आपका नाम है मूल्यांकन, जिसको इंग्लिश में इवेल्युएशन बोलते हैं और इसी को हिंदी में मूल्यांकन बोलते हैं। इस टॉपिक से हर बार हर पेपर में आपका क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए मैंने आपके लिए 3 मेन पेपर लिख रखे हैं। केवीएस का आपका एग्जाम हो या आरआरबी में टीचर का जो एग्जाम है उसमें भी आपकी सीडीपी आएगी, DSSB का जो एग्जाम है उसमें भी सीडीपी आएगी। इन तीनों एग्जाम में से और भी बहुत सारे एग्जाम है, जैसे आपका रीट का है, सीटेट का है, एचटेट का है, कोई सा भी आपका एग्जाम हो जिसमें सीडीपी आती है उसमें ये मूल्यांकन वाले चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आपको इसकी जो मेन मेन बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जा सकता। तो छोटी सी वीडियो में आपको इसकी जितनी भी इम्पोर्टेंस थिंग है वो सारी आपको पता पड़ जाएंगी, क्या क्या इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं, और उनको जानने के बाद आप कोई सा भी क्वेश्चन इससे बनने वाला हो उसको करके आसानी से आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मूल्यांकन के प्रकार। तो मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से मूल्यांकन 3 प्रकार में बांटे गए हैं: रचनात्मक, योगात्मक और नैदानिक। तो ये 3 प्रकार होते हैं मूल्यांकन के मुख्य रूप से। रचनात्मक जो मूल्यांकन है, इसको अभी देखिए आपको मैं इनकी सबकी परिभाषाएं लिख लिख कर बताऊंगा, लेकिन अभी एक बार आपको थोड़ा ऊपर ऊपर से जानकारी दे देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए कि ये है क्या। तो पहले प्रकार हम देखते हैं 3 प्रकार में। जो रचनात्मक है, ये ऐसा मूल्यांकन होता है जो कि बच्चों के सीखने के साथ साथ ही किया जाता है। तो इस प्रकार से आप पहला मूल्यांकन समझ गए। दूसरा मूल्यांकन होता है योगात्मक। ये सीखने की अवधि के बाद में, यानी कि पूरी प्रक्रिया जब समाप्त हो जाती है सीखने की, उसके अंत में किया जाता है योगात्मक मूल्यांकन। और जो तीसरा मूल्यांकन है, ये जब किया जाता है जब आपको पता पड़ता है किसी एक एरिया में या किसी एक क्षेत्र में बच्चे की जो भी कमजोरी है, परेशानी है, उसको पहचानने के लिए, उस कमी को दूर करने के लिए नैदानिक मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। तो ये 3 प्रकार के मूल्यांकन हो गए। अब हम देखेंगे मूल्यांकन के उपागम। उपागम का मतलब क्या है? दृष्टिकोण। किस दृष्टिकोण से मूल्यांकन करना है, वो 2 प्रकार के दृष्टिकोण है मुख्य रूप से। तो इसी को हम बोलते हैं मूल्यांकन के उपागम। तो ये 2 दृष्टिकोण होते हैं मूल्यांकन करने के। एक तो होता है मानदंड संदर्भित मूल्यांकन, दूसरा होता है मानक संदर्भित मूल्यांकन। मानदंड संदर्भित मूल्यांकन में क्या होता है कि हमने एक जैसे कि कहते हैं ना, 33% पर पास माने जाते हैं। कोई सा भी एग्जाम हो आपका, उसमें जैसे हाई स्कूल का होता है, इंटर का होता है, तो 33% मार्क्स पर पास माना जाता है। तो ये एक मानदंड हमने निर्धारित कर दिया कि आपके अगर 33% मार्क्स होंगे तभी आप पास होंगे। तो एक सभी बच्चों के लिए एक प्रकार का जो मानदंड होता है वो निर्धारित करने पर उससे तुलना की जाए, उसको हम बोलते हैं मानदंड संदर्भित मूल्यांकन। तो अब 33% से तुलना की जाएगी, कितने विद्यार्थियों ने 33% प्राप्त किए, जिनने प्राप्त कर लिए वो पास हैं, बाकी सब फेल हैं। तो ये हो गया मानदंड संदर्भित मूल्यांकन। दूसरा एक दृष्टिकोण होता है, ये होता है मानक संदर्भित मूल्यांकन। इसमें जो आपस में बच्चे होते हैं उन्हीं में तुलना की जाती है कि एक छात्र ने कक्षा में तीसरा अंक प्राप्त किया और एक छात्र ने कक्षा में प्रथम अंक स्थान प्राप्त किया। तो ये क्या है? ये है मानक संदर्भित मूल्यांकन। दोनों बच्चों में या जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी में आपस में तुलना करना ही मानक संदर्भित मूल्यांकन कहलाता है। आशा करता हूं कि आपको इसके जो मूल्यांकन के प्रकार और उपागम दोनों में अंतर भी पता पड़ गया होगा, और जो इनके अलग अलग प्रकार हैं उसकी आपको परिभाषा समझ में भी आ रही होगी। अभी आपको लिख लिख कर एक एक लाइन में इनकी परिभाषा भी मैं दे दूंगा, जिससे आप उसको कभी नहीं भूलेंगे और एक बार लिख लेंगे अपने नोट्स में तो आसानी से उसका रिवीजन करते रहेंगे। अब हम देखेंगे मूल्यांकन के पहलू। जो मूल्यांकन के पहलू का मतलब क्या है? यहाँ पर इसका मतलब है गुणवत्ता से। जो मूल्यांकन के गुणवत्ता या गुण होते हैं, आप गुणवत्ता के गुण लिख लीजिए, गुण, या इंग्लिश में क्वालिटी बोलेंगे इसको। तो जो मूल्यांकन की क्वालिटी है वो किन किन प्रकार पे आधारित होती है वो हमें जानना है। ये तीनों क्वालिटी मूल्यांकन में होनी ही चाहिए। ये 3 पहलू मूल्यांकन के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पहलू होते हैं, लेकिन उनसे आपका कोई प्रश्न नहीं बनेगा, इन्हीं से हमेशा आपके प्रश्न आते हैं। सबसे पहला जो गुण है वो होता है व्यापकता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्रीहेंसिव। अब व्यापकता का मतलब क्या है? व्यापकता का मतलब है कि इसमें सब कुछ आ जाना। जैसे अगर आप गणित का पेपर ले रहे हो तो गणित के पेपर में आपकी रेखा गणित भी आ जाए, बीज गणित भी आ जाए, अंक गणित भी आ जाए, तीनों प्रकार के गणित, और हर एक प्रकार के गणित से उनके जितने भी पार्ट हैं उनसे एक एक प्रश्न आपका परीक्षा में आना चाहिए।
तो पूरी जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं हर एक चैप्टर से, उन सबको कवर कर लेना ही व्यापकता कहलाती है। तो अगर मूल्यांकन हम किसी का भी कर रहे हैं तो उसकी व्यापकता बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बीजगणित के ही प्रश्न देते गए, अंक गणित की और रेखा गणित की बच्चे की मूल्यांकन हो ही नहीं पाया। इसलिए व्यापकता बहुत महत्वपूर्ण गुण है मूल्यांकन का। दूसरी बात आती है वैधता की। वैधता को इंग्लिश में बोलते हैं वैलिडिटी। अब वैधता क्या होती है? जैसे आपका सामाजिक का पेपर है तो आपको ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ सामाजिक की बच्चों की लेखन संबंधी जांच हो रही है कि इसका राइटिंग सुंदर है उसको नंबर ज़्यादा मिल गई। इसमें सामाजिक के तथ्य, उसकी अवधारणा जिस बच्चे को पता हो वही चेक होना चाहिए। ये नहीं है कि आप चेक कर रहे हो सामाजिक और बात आ गई उसके लेखन पर या राइटिंग पर कि उसका राइटिंग अच्छा है उसको ज़्यादा नंबर मिल गए। तो वैधता में जिस चीज़ की जाँच की जा रही है उस चीज़ की जाँच हो रही है या नहीं ये देखा जाता है, उसको ये मूल्यांकन जाँच पा रहा है या नहीं, बस। और तीसरा होता है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलिएबिलिटी। तो आपको ये इंग्लिश में समझने से पहले ये देख लेना है, ऑब्जेक्टिव प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा विश्वसनीयता होती है। क्यों होती है? मैंने जैसा अभी आपको वैलिडिटी में बताया था कि आपके राइटिंग को देखा जाए, तो ऐसे ही अगर आप व्याख्यात्मक क्वेश्चन आंसर देंगे यानी कि जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर होते हैं, अगर आप वैसे आंसर करेंगे तो क्या होगा, उसमें आपका राइटिंग देखा जाएगा और सब चीज़ें देखी जाएंगी। किसी टीचर को आपकी बात सही लगेगी, किसी को लगेगा कि इसको और अच्छे से कह सकते थे, तो कोई तो आपके जो मूल्यांकन को बताया कि ये एवरेज है, कोई शिक्षक बताएगा कि ये बेस्ट है। इसी प्रकार अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करोगे तो हर एक शिक्षक आपका एक ही आंसर सही मानेगा। तो जो विश्वसनीयता यानी कि आपका रिजल्ट हर बार सेम आना चाहिए, तो वो कब आएगी? जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करते हो। तो इसीलिए आपने देखा होगा जितनी भी गवर्नमेंट परीक्षाएं होती हैं सब में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आते हैं। अब ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसकी वजह से आपके ना तो राइटिंग पर असर पड़ेगा ना ही किसी और पर कि आप क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, आपने इसके बारे में क्या लिखा क्या नहीं लिखा, कोई मतलब नहीं है, बस आपको एक सही आंसर देना है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा विश्वसनीयता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पाई जाती है। जितनी भी बार आप चेक करोगे हर बार समान उसका उत्तर आना चाहिए और रिजल्ट जो आपके जितने मार्क्स हैं हर बार सेम आए, वही इसकी विश्वसनीयता को दर्शाएगा। तो अब देखते हैं एक एक करके इनकी सबकी एक एक लाइन की व्याख्या। अब आप एक एक करके इनकी परिभाषाएं देख सकते हैं। जो मूल्यांकन के प्रकार हैं, अगर रचनात्मक मूल्यांकन की बात की जाए तो ये सीखने की प्रक्रिया के दौरान किया जाने वाला मूल्यांकन कहलाता है। तो बस आपको इतनी बात ध्यान रखनी है रचनात्मक मूल्यांकन के बारे में। ऐसे ही योगात्मक मूल्यांकन के बारे में, सीखने की अवधि के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। इसके बाद नैदानिक मूल्यांकन क्या कहलाता है? सीखने की कठिनाइयों की पहचान करने के लिए जो मूल्यांकन किया जाता है वो नैदानिक मूल्यांकन कहलाता है। इसके बाद अब देखते हैं मूल्यांकन के उपागम, और इसी उपागम का मतलब होता है दृष्टिकोण। तो मूल्यांकन के दृष्टिकोण भी आप बोल सकते हैं और मूल्यांकन के उपागम भी आप बोल सकते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है मानदंड संदर्भित मूल्यांकन। तो जो मानदंड संदर्भित मूल्यांकन है इसकी परिभाषा है बच्चे के प्रदर्शन की तुलना पहले से निर्धारित मानदंड से करना ही मानदंड संदर्भित मूल्यांकन कहलाता है। इसको आप उदाहरण से समझें। 2-3 उदाहरण लिख रखे हैं मैंने। जैसे परीक्षा पास करने के लिए 33% अंक पहले से निर्धारित हैं, बस इससे तुलना करनी है तो हम कहेंगे कि बच्चा पास हो गया। सेकंड डिवीजन के लिए तुलना करते हैं तो हम 50% से तुलना करते हैं। अगर किसी की 50% या उससे ज़्यादा नंबर है तभी उसको सेकंड माना जाएगा। और फर्स्ट डिवीजन के लिए तुलना करते हैं हम 60% नंबर से। तो ये आपके उदाहरण से भी आप समझ सकते हो और परिभाषा से भी। इसके बाद जो दूसरी इसके प्रकार है उपागम के, मानक संदर्भित मूल्यांकन कहलाते हैं। तो इसमें क्या होता है, अन्य विद्यार्थियों के प्रदर्शन से तुलना करना ही मानक संदर्भित मूल्यांकन कहलाता है। इसका उदाहरण क्या है, जैसे कहते हैं कि जिला में टॉप किया है, राज्य में टॉप किया है, कक्षा में बच्चे का प्रथम स्थान है, तो अन्य विद्यार्थियों की तुलना में ही तो बता रहे हैं हम इसे, तो यही क्या कहलाएगा, मानक संदर्भित मूल्यांकन। अब हम बात करेंगे मूल्यांकन के पहलू। अब हम देखेंगे मूल्यांकन के पहलू और इसी को हम बोल सकते हैं मूल्यांकन की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी। तो सबसे पहला जो मूल्यांकन का पहलू है उसे व्यापकता बोलते हैं, कॉम्प्रीहेंसिव। इंग्लिश में मैंने आपको पहले ही बता रखा है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं स्पेलिंग वगैरह। तो व्यापकता में क्या है, परीक्षा में किसी विषय के सभी
पाठों को शामिल करना होता है। अगर सभी पाठ उसमें शामिल हैं, किसी भी परीक्षा में किसी भी विषय की परीक्षा हो, तो हम कहेंगे कि ये जो आपकी मूल्यांकन है ये व्यापक मूल्यांकन का गुण रखता है। उदाहरण से जैसे कि गणित का अगर एग्जाम ले रहे हैं आप, तो बीज गणित भी होना चाहिए, अंक गणित भी, रेखा गणित भी, तीनों से हर एक पाठ के एक एक प्रश्न तो कम से कम होने ही चाहिए। दूसरा क्या है उदाहरण, सामाजिक अध्ययन का अगर आपका पेपर है तो ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ इतिहास के ही हों, इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र तीनों से ही प्रश्न होने चाहिए, तो हम कहेंगे सामाजिक अध्ययन का व्यापक मूल्यांकन कर पाए। दूसरा क्या इसका गुण है, वैधता। वैधता यानी वैलिडिटी। इसके अंदर होता है तथ्यों और अवधारणाओं का मूल्यांकन करना है, न कि लेखन या अन्य अनुपयुक्त पहलू का। अनुपयुक्त पहलू कोई सा भी हो सकता है। जैसे आप सामाजिक का ही अगर टेस्ट ले रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चे को सिविक्स के बारे में नॉलेज है या नहीं, हिस्ट्री के बारे में उसको जानकारी है या नहीं, जियोग्राफी की वो समझ रखता है या नहीं। तो ये समझना है, ना कि उसकी लेखन संबंधी जानकारी देखनी है या उसकी ड्राइंग देखनी है। ऐसा कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ उसके तथ्यों और अवधारणाओं का ही मूल्यांकन करना होता है। तभी उस परीक्षा को हम वैधता का गुण रखने वाली परीक्षा मानेंगे। तीसरा जो गुण है मूल्यांकन का वो है विश्वसनीयता। तो विश्वसनीयता के अंदर क्या होता है कि परीक्षा बार बार लेने पर, समान परिणाम आने पर, चाहे आप किसी भी शिक्षक से चेक करवाइए परीक्षा, समान परिणाम आएगा अगर, तब मूल्यांकन विश्वसनीयता की गुणवत्ता रखता है, ऐसा माना जाएगा। उदाहरण के तौर पर जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं आपके, उन्हें कितनी भी बार आप चेक कीजिए, हर बार आपका सेम ही रिजल्ट आएगा। तो आज की वीडियो से हमने मूल्यांकन के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी थी वो सभी प्राप्त कर लिया है। अब आपको बस इनको अपने एक नोट्स बनाकर रिवीजन करते रहना है, जिससे कि बाद में आपको कोई भी इनमें कन्फ्यूजन ना रहे। तो आज की वीडियो से इतना ही। अब चाहे आपका KVS का एग्जाम हो, RRB का, DSSB का, सबकी तैयारी करने के लिए आपको CDP एक्सपर्ट बैच वाली प्लेलिस्ट को देखते रहना है। इसमें जो भी पुरानी वीडियो आ चुकी हैं उनसे भी आप पुराना रिवीजन भी कर लें, और अगर किसी ने वो ना देखी हो तो उन्हें देख लें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।